बालाज टीपू लाहौर की कई अशरों कई दिहाइयों से चलने वाली सबसे बड़ी और सबसे पुरानी दुश्मनी की भेंट चढ़ने वाला अपनी नस्ल का तीसरा शख्स था। इससे पहले 1994 में बालाज टीपू के दादा बिल्ला ट्रक्का वाला, 2010 में बालाज टीपू के वालिद टीपू ट्रक्का वाला भी इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं। अमीर बालाज टीपू के कत्ल के बाद लाहौर में एक मर्तबा फिर गैंग वॉर की कहानियां सर उठाने लगी हैं। आज के सरेआम में हम आपको बताएंगे कि कई दिहाइयों और कई अशरों से चलने वाली लाहौर की इस सबसे बड़ी दुश्मनी के क्या मुहर्रिकात थे, इस दुश्मनी में अब तक कितने लोग कत्ल किए जा चुके और क्या यह दुश्मनी कभी खत्म होगी या नहीं। बहुत पुरानी बातें 50 की दहाई में शुरू करूं तो सबकी से पहले बिल्ला ट्रकों वाला, जिनको आप जानते हैं, आप आरिफ अमीर टीपू को जानते हैं, लेकिन उससे कबल इनके वालिद नथू पहलवान जो है वो भी मर्डर हो चुके हैं। उस वक्त नथू पहलवान को छुरियों से मारा गया, पिस्टल नहीं थी। आप देखें, बलाज मर्डर पहली, बलाज का बाप आरिफ अमीर टीपू दूसरी, आरिफ अमीर टीपू का बाप अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रका वाला तीसरी, अमीरुद्दीन ट्रका वाला का बाप नथू पहलवान चौथी। ये चौथी नस्ल कत्ल हुई है भाई, ये चौथी नस्ल जो कत्ल हुई है, ये वहां से आप इसका सीक्वेंस मिला सकते हैं। आप इस पर गौर करें कि ये जो बात चली नथू पहलवान के कत्ल के बाद, तो एक शख्स सामने आया जिसका नाम अमीरुद्दीन था। जो अमीरुद्दीन और बिल्ला ट्रका वाला थे ना, ये एक जो है ना एक बड़े यानी अंदरून शहर की जो है ना एक ताकतवर शख्सियत थी उस जमाने में। ये साहिब हैसियत है, कोई बिल्कुल कोई होता है ना बंदा बेरोजगार या कोई आटे से तंग, इस तरह के हालात नहीं थे इनके। अब आप उसको अगर देखें कि डॉन की बात करें तो वाकई उस वक्त एक तूती बोलता था अमीरुद्दीन उस बिल्ला ट्रका वाला का। क्यों बोलता था? वो 4 अफराद बेस्ट फ्रेंड थे। इस तरह ये 4-5 अफराद का एक ग्रुप था जो कि पंजाब में उस वक्त हुकूमत करता था। बिल्ला ट्रक्का वाला और टिफी भट्ट के दरमियान जो झगड़ा शुरू हुआ, ये मोची गेट बाग में एक छोटा सा प्लाट था मोची गेट बाग के साथ। उस प्लाट के तनाजे पे एक झगड़ा शुरू होता है, उस झगड़े से फिर ये लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर लाहौर शहर के अंदर 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप टिफी भट्ट का ग्रुप होता है और एक ग्रुप जो होता है वो बिल्ला ट्रक्का वाला का ग्रुप। बिल्ला ट्रक्का वाला जो है इसके ग्रुप में चले जाता है उस वक्त के जो मारूफ तरीन लोग होते हैं, जिस तरह हनीफा, बाबा, हमायूं गुज्जर, बोला सनियारा, ये जिसे हम टीवी पे देखते फिल्मों में देखते हैं, ये सारा एक साइड पे चला जाता है। टिफी भट्ट जो है उनके साथ चला जाता है, मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन पहलवानों को देखेंगे ना, ये अपनी दुश्मनी की भेंट चढ़े हैं। 10-10, 15-15 अफराद इनके फौत हो गए। आप टिफी भट्ट साहब की बात कर रहे हैं, तारीफ उर्फ टिफी भट्ट का बेटा HSN से पढ़कर अच्छी डिग्री होल्डर है। टिफी भट्ट साहब को आप मिले जाके, इंग्लिश में बात करते हैं, एजुकेटेड, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, पढ़ा लिखा इंसान टिफी भट्ट। दूसरी साइड पर बलाज दुबई से पढ़कर आया, उसका भाई बाहर से डिग्री लेकर आया वकालत में। ये जो लोग हैं ये वो क्रिमिनल लोग नहीं है दोनों पार्टियां कि आप इनको कहें कि ये मंशियात का कारोबार करते हैं, जुए चलाते हैं। नहीं, ये दुश्मनी की भेंट चढ़ रही है। जमरोद का बॉर्डर एरिया, जिसे इलाका गैर भी कहा जाता था, लाहौर के गैंगस्टर के लिए एक महफूज तरीन पनाहगाह थी। यहां लोगों को कत्ल किया जाता, मार धाड़ की जाती, खौफो हरास पैदा किया जाता और उसके बाद ये गैंगस्टर्स और इनके कारिंदे इलाका गैर में जाकर पनाह गुज़ीन हो जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किराए के इन कातिलों और दहशत फैलाने वाले इन गैंगस्टर्स के खात्मे के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करने में क्यों नाकाम रही थी। कभी मुझे बताएं कि कभी किसी बदमाश के साथ आपने देखा है कि 6-6 पुलिस के अफसरान बतौर गनमैन जाते हो? तो क्या ये लाहौर में नहीं हो रहा? बिल्ला शरीफ आदमी था, बिजनेसमैन था, ताजर के हद तक लोग उसे जानते थे। अब वो जो चीज है ना पुलिस वालों को नागवार गुजर गया, वो प्लान करते हैं। वो जो करप्ट पुलिस ऑफिसर थे इनके अंदर, इन्हीं के अंदर थे। मैंने नाम इतने ले दिया कि इनमें से चंद पुलिस अफसर थे। इन्होंने फिर प्लान किया, इन्होंने जाकर बिल्ले पहलवान को कहा, पहलवान जी आपके इतने नाम है और आपने इनको माफ कर दिया, ये तो लोगों का जो है ना रास्ता लोगों को मिल जाएगा, कल को कोई और बंदा भी उठ के आपको आंखें दिखाएगा। उसने जो है ना कबाहत महसूस की, लेकिन पुलिस अफसरान के बार बार इसरार पर उसको मानना पड़ा। हालांकि बिल्ला जो था वो ऐसा था ही नहीं, ये मेरे से आप गारंटी ले लें। ये वो करप्ट पुलिस ऑफिसर जो थे ना, उन्होंने अपनी दुकानदारी को सजाने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए बिल्ले को जो है ना उन्होंने जो है ना रगड़ दिया, उसको इस्तेमाल कर लिया। पुलिस
में काली भेड़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इस अंदाज के लोग हैं जिनको पुलिस में सर्विस की बजाय जेल में कैद होना चाहिए। ऐसे ऐसे भयानक किस्म के लोग हैं जो अंडरवर्ल्ड शब्द, ये ऐसी टर्म आ गई हैं। इस पूरी दुश्मनी को आज तक पाकिस्तान की कोई सियासी शख्सियत, पाकिस्तान की पुलिस खत्म क्यों नहीं करा सकी? असल वजह यह है कि पुलिस खुद चाहती है कि ये दुश्मनियां जारी रहें, क्योंकि बहुत से पुलिस अफसरान, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, इन्हीं खानदानों के जरिए मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के मामला तय करवाते हैं। अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इनके जरिए प्रॉपर्टीज में लगवाते हैं, और उन्हें पता होता है कि हमने एक फलां जगह की प्रॉपर्टी खरीदी, तो उस खरीदी हुई प्रॉपर्टी को क्लियर करवाने के लिए फलां बदमाश जो है, पुलिस अफसर खुद नहीं जा सकता, वो जाएगा। तो ये दुश्मनी इस तरह बढ़ती गई है। ये बड़ी क्लियर है। जब तक पुलिस इसमें अपना रोल अदा नहीं करती, ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। जो भोला सन्यारा था ना, सियालकोट वाला, इस बंदे ने जब जमरोद के अंदर अपना घर खरीद लिया ना, डेरा बना लिया है, और वहां पर ये जो पंजाब के जो दुश्मनदार थे, इन्होंने विजिट किया ना, तो इनके चाके फट गए। इनके पास एक महफूज और मजबूत पनाहगाह आ गई कि यहां से हमने ट्रैवल करना है, सिर्फ जमरोद सड़क के इस तरफ हमने उतरना है, तो इलाका गैर है, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। इस चीज का एज लेकर ना लाहौर में कितनी बड़ी दुश्मनी हुई है। अकबर जट और अब लावा पहलवान, और अब ये अच्छा जो नेशनल टाउन वाला था, 22-30 अफराद इस दुश्मनी में कत्ल हुए हैं। तो जब इन इश्तिहारियों को पता लगा कि जमरोद महफूज पनाहगाह है, तो फिर बाकायदा जो है ना, इन लोगों ने कत्लो गारत को जो है ना, एक बिल्कुल गुल्ली डंडा समझ लिया था कि बंदा मारना है, जमरोद चले जाना है, वहां से हमने जाना है, हमारे बंदे उन्होंने मारने हैं, उनके बंदे हमने मारने हैं। तो ये जराइम की जो सारी नर्सरी थी ना, ये भोले सन्यारे ने खोली थी। दूसरा अड्डा जो है, इलाका गैर 3 थे, लोगों को तो ये पता ही नहीं है, जहां पे ये मफरूर सारे जाके रहते थे, जो पेशावर वाली साइड में। एक कारखानों बाजार था, दूसरा दर्रा आदम खेल था, और तीसरा जमरोद था। जो कारखानों बाजार है, वहां पे जेली प्रोडक्ट्स या शैम्पू वगैरह बिकते हैं। जो दर्रा आदम खेल है, वो सिर्फ मनशियात का वहां पे कारोबार होता है, यानी हीरोइन का और चरस का उस वक्त। और अभी जो तीसरा जमरोद है, वो सिर्फ जो है ना डॉलर, और वहां पे जो है ना एक हॉल बना हुआ है, वादी तिरा है, उसके अंदर वो गाड़ियों के जो है चेसी नंबर वगैरह चेंज होते हैं। और पाकिस्तान के सारे मफरूर जमरोद रहते थे, क्योंकि उससे आगे बॉर्डर था अफगानिस्तान का। तो एक नई चीज थी। तो अभी तो ये बातें लोगों के लिए, मैं कहता हूं नौजवान नस्ल के लिए ये बातें जाननी बड़ी जरूरी हैं, ताकि इनको किसी महफिल में बैठ के कोई बंदा ये ना कह सके मैं टीपू ट्रका लेता अपने मामा। लाहौर की गैंग वॉर एक तरह से 2 धारी तलवार थी, जहां अंडरवर्ल्ड के डॉन, गैंगस्टर्स और किराए के कातिल व्हाइट कॉलर कारोबारी शख्सियात को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते थे, वहीं ये कारोबारी शख्सियात भी इन गैंगस्टर्स को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया करती थी। मामला सिर्फ कारोबारी शख्सियात तक महदूद नहीं था, इन गैंगस्टर्स के सियासतदानों से भी गहरे रवाबित थे। जहां ये गैंगस्टर सियासतदानों के मुख्तलिफ काम किया करते थे, वहीं इन सियासतदानों को भी इन गैंगस्टर्स के कुछ नाजायज काम करना पड़ते थे। बहुत बड़ा ताल्लुक है। जरा आप थोड़ा सा एक चीज देख लें कि बल्लाज पहले तहरीक इंसाफ में था, अब वो मुस्लिम लीग नून में था। वही अड्डा जहां पे बल्लाज की रहायश का है, अगर उसके अड्डे के बाहर देखें तो एक वक्त में मुस्लिम लीग नून का जो हेड ऑफिस था, यानी शहबाज शरीफ साहब का जो दफ्तर था, जिसे अल्लाह जनरल चीफ कैडेट डॉक्टर असद अशरफ वो चलाते थे, वो एक अड्डा था। फिर एक वक्त आया, ये शिफ्ट हो गए तहरीक इंसाफ में। पिछला जो टेन्योर था, ये बल्लाज तहरीक इंसाफ में चला गया। अब जो वक्त आया, तो ये बल्लाज मुस्लिम लीग नून में आ गया। अब सियासी लोगों को इन लोगों की इसलिए जरूरत रहती है कि बहुत सी जगहों पे आपने बहुत से लोगों को दबाना होता है, बहुत सी जगहों पे बहुत से लोगों को डराना होता है, बहुत सी जगहों पे बहुत से लोगों को प्रेशर में लाना होता है। उसके लिए हर सियासी शख्स को एक बड़े बदमाश की जरूरत होती है, और वो एक से ज्यादा बड़े बदमाश अपने साथ रखता है। वो मुझे आप ना पूरे पाकिस्तान के, एक और मैं चीज कह रहा, पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में मुझे किसी एक बड़ी सियासी जमात के साथ किसी इमाम मस्जिद को दिखा दे, किसी आलमे दीन को दिखा दे, आप उसके साथ यहां प्रॉपर्टी टाइकॉन होगा या एक बड़ा टॉप 10 होगा, इनके अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हीं से
हमने सब कुछ लेना। देखें, बात यह है कि जो शहर लाहौर के या किसी भी जगह के पहलवान होते हैं, जो वडेरा होता है, या सिंध में चले जाए जो साई होगा, या जनूबी पंजाब में चले जाए, वो मैटर तो करता है ना इलाके में। अब सियासतदान को उसका असर रसूख का फायदा तो लेना है ना। सवाल यह है कि अब बलाज मरूम जो देखें, ये पीटीआई से बिलोंग करता था, इसका बाप कट्टर मुस्लिम लीग नून का तल्लक था। आरिफ अमीर टीपू मुस्लिम लीग नून से बिलोंग कर सारी जिंदगी करता रहा। बाद पीटीआई की जब हुकूमत आई तो फिर बलाज को इन्होंने पीटीआई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब एंड पर आया है, मरने से कुछ देर कबल ये जाकर सुहेल भट्ट का बेटा उमर सुहेल उसकी जगह पर कंपेन कर रहे थे, उसकी जगह पर सुहेल शौकत भट्ट मुस्लिम लीग नून के एमपीए जो है, उन्होंने इनको मुस्लिम लीग नून में शामिल करवा दिया। तो अब ऐसे अफराद जब मुस्लिम लीग नून में या पीटीआई में जाएंगे तो वो मैटर तो करेंगे ना। अब बात यह है, लिबर्टी मार्केट या शालमी मार्केट के जितनी भी ट्रेडर्स विंग हैं जो पूरे लाहौर में अरबपति जो लोग हैं, क्या आप समझते हैं कि वो तीफी भट्ट के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर मार्केटें बंद कर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। इन्हीं लोगों की वजह से मार्केटें खुलती हैं और इन्हीं लोगों की वजह से मार्केटें बंद होती हैं। जो शूटर है ना, मेरी नजर में तो वो इब्तदाई स्टेज होती है और ये पे रोल पे होता है। मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है वो इस बात से इत्तेफाक ना करे। यानी वेला होता है, वो नया नया होता है, वो शूटर होता है, वो गोलियां मारता है, वो टारगेट को हिट करता है, वो टारगेट किलिंग करता है बड़े को कहने पे। वो बड़ा कौन होता है? मेरी नजर में ना वो डॉन होता है। डॉन जो है ना, वो मिडल मैन मैं उसको कहूंगा। वो भी कंप्लीट जो है ना, वो अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं होता, वो भी मिडल मैन आप यूं कह लें, जो जिसको आप अंडरवर्ल्ड का जो है ना चीफ कह सकते हैं, डॉन के हद तक। वो जो है ना उस शूटर को जो है ना उसको हैंडल कर रहा होता है, पीछे से उसका हुक्म चल रहा होता है। और जो शूटर होता है ना, वो नीचे वाली स्टेज है, अगली स्टेज डॉन की आ गई। अब जो डॉन है ना, वो मैंने आपको पहले कहा कि मेरी नजर में ना वो अंडरवर्ल्ड का चीफ मैं उसे कह सकता हूं कि अंडरवर्ल्ड को वो मिडल मैन के तौर पे हैंडल कर रहा है। लेकिन असल जो अंडरवर्ल्ड है ना, वो माफियाज हैं, जो मैंने आपको प्रोग्राम से पहले भी बताया कि जो शालमी के अंदर जिनके 2 नंबर काम है, शैम्पू बिक रहे हैं, 2 नंबर प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं, और मेरे नाम को, मेरी तस्वीर को अपलोड करके मेरे डेरे पे बैठ के या मुझे अपनी दुकान पे बुला के लोगों को दिखा के, अपने घरों में फंक्शनों में बुला के प्रेशर में लेके आते हैं मुआशरे में लोगों को। 2 नंबर काम करते हैं लोग, उनके पैसे दबा लेते हैं क्योंकि काम 2 नंबर है, तो वो उनसे पैसे निकलवाने के लिए हमारे चेहरे लोगों को दिखाते हैं। अब हम लोग जो है ना उनकी पे रोल पे, वो शूटर हमारी पे रोल पे, हम उनके पे रोल पे, और उनसे जो है ना हम दाद के चक्कर में कि वो हमारे हैंडलर हैं, पीछे वो बॉस है हमारे, वो हमें कहता है फलाने बंदे ने मेरे पैसे रख ले 50 लाख रुपया, हमने फोन किया मैं शाहद चौधरी बोला था पैसे बचा, उसने पैसे बचा दिए। अब इस तरह से ये लोग जो है ना बिजनेसमैन, व्हाइट कॉलर, ये अंडरवर्ल्ड है। लोग गलत समझते हैं। अंडरवर्ल्ड का क्या काम है आपके सामने? अब मैं अंडरवर्ल्ड होता तो मैं आपके सामने बैठा होता। हाँ, मैं मिडल मैन, हैंडलर या डॉन टाइप हो सकता हूं, लेकिन अंडरवर्ल्ड का क्या काम है सामने आना? रोशी मानता कभी सामने तो नहीं आता, वो पीछे रोशी मानता वो लोग हैं जो स्क्रीन पे नहीं है। असल में अंडरवर्ल्ड को वो लोग हैंडल कर रहे हैं। इससे पहले टीफी, गोगी, सियासी जमातों में लाहौर में नामो निशान नहीं था गुलाम मुस्तफा जतोई की नेशनल पीपल्स पार्टी का। एनपीपी बनाई था भुट्टो से अलग हो बेनजीर से, तो उसमें शामिल रहे बदमाश लाहौर के 8-10। उन्होंने दफ्तर बनाया यहाँ गुलबर्ग में, नसीराबाद के पास, नसीराबाद थाने के बिल्कुल सामने दफ्तर था उसका, एनपीपी का, इन्होंने बनाया। 1940 और 50 की दिहाई में अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला अंदरूने लाहौर की एक ताकतवर और पावरफुल कारोबारी शख्सियत थी। गुड्स ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला का कारोबार मुल्क के तूलो अर्ज में फैला हुआ था, लेकिन इस कारोबारी शख्सियत का जराइम की दुनिया से राबिता कैसे हुआ, कातिल और मकतूल कब और कैसे एक दूसरे के आमने सामने आए, और फिर किस तरह से लाहौर की सबसे बड़ी और पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। ये जो आज गैंग वॉर आप कह रहे हैं ना, इसके पस मंजर में सबसे अहम बात यह है कि ये जब इसका आगाज हुआ है ना, 80s का मिड था ये, 82-83 से छोटे मोटे पैमाने पे, लेकिन उसके बाद 85 से 90 के दौरान जो है ना, ये 5 साल ऐसे थे जिस दौरान ये अपने पूरे उरूज पे था। आप पहले इनका बिल्ला ट्रक्का वाला का बैकग्राउंड समझ लें। लाहौर में जो अंदरून शहर वॉल्ड सिटी जो है, वहां 3-4 मुख्तलिफ स्पेल्स में चौधराहट आई है। 80s में चौधराहट शुरू हुई। चौधरी क्या करते थे कि चौधरी
अपने डेरों पे मुख्तलिफ मुखालफीन को बुला के, मुख्तलिफ पार्टियों को जो मुतसादिम ग्रुप थे उनको बुला के, मुतारिब ग्रुप समझ लें, मुतारिब ग्रुप बल्कि ज़्यादा अच्छा है मुतारिब ग्रुप जो थे उनको बुला के उनके फैसले करवाते थे। मतलब इट वॉज सॉर्ट ऑफ पंचायत, जिरगा खैबर में होता है, वो जिरगा करते थे पहलवान, और उनमें इतनी रकाबत थी, इतना मुकाबला था कि वो कहते थे कि फलां पहलवान जो है वो कहीं मुझसे चौधराहट में फैसलों में आगे ना निकल जाए। ये दौड़ थी। बेसिकली उनका बैकग्राउंड ये है कि वो चौधरी लोग जो थे वो चाहते ये थे कि जो बड़े अहम मामलात हैं, शहरदारी, इसे शहरदारी भी कहते थे वो, ये बड़ा टिपिकल टर्म थी शहरदारी। ये शहरदारी में हम लोग जो है ना कहीं पीछे ना रह जाएं। इवन इनका एक शख्स को जेल जाता था ना, तो जेल जाके, अब जेल तो आम थी इनके लिए, चौधरियों के लिए, वो जेल जाता था तो उसे कहते थे कि यार तू ऐसा करके जेल का खाना खा ले। मतलब आप समझे इसकी सनसनी कितनी है, शिद्दत कितनी है इसमें। वो कहते थे जी कि ये जो खाना मैं खाऊंगा तो मेरी रहंदी नहीं। अब ये पंजाबी का एक ऐसा जुमला है, रहंदी नहीं, जिसने चौधराहट को जो है ना वो परवान चढ़ाया है। चौधराहट की बुनियाद और सीढ़ी जो है ना वो रहंदी नहीं है। जो वो रहंदी नहीं से आज तक जो है ना वो रहंदे नहीं, वो रहंदी नहीं जो है ना तब्दील हो गई रहंदे नहीं, वो बंदे जिंदा ही नहीं रहते। फिर 5 ऐसी दुश्मनियां थी जो बड़ी मशहूर थी। एक शेख असगर वर्सेस माजा सिख। मिराजुद्दीन माजा सिख जैसे इखलाक गुड्डू के वालिद साहब थे, और शेख रहील असगर के वालिद साहब शेख असगर थे। उसी में नूरा कश्मीरी आया, उसी में बाबर भट्ट लखोडियारी आया, उसी में शौकत भट्ट आया जो इस वक्त MP बने हुए हैं। मतलब एक दुश्मनी ये थी। दूसरी दुश्मनी ये चालू हुई तीफी भट्ट वर्सेस बिल्ला ट्रक्का वाला, टीपू ट्रक्का वाला नहीं, बिल्ला ट्रक्का वाला। लाहौर की अकबरी मंडी में एक दुकान के तनाजे पर एक शख्स का कत्ल होता है, और इस शख्स के कत्ल का मुकदमा बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे टीपू ट्रक्का वाला और बिल्ला ट्रक्का वाला के मोतमद खास हनीफा सूतर मंडी वाले पर दर्ज कर लिया जाता है। बिल्ला ट्रक्का वाला अपने बेटे टीपू को तो मक्खन में से बाल की तरह इस मुकदमे से निकाल लेता है, लेकिन हनीफा को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। और यही रंजिश लाहौर की इस तारीखी और सबसे ज्यादा खूरेजी वाली दुश्मनी का नुक्ता-ए आगाज साबित होती है। दुकान के रफड़ में वो जो पड़ा हुआ था दूसरी पार्टी से, ये जाकर ना वहां पे फायरिंग कर गया। हनीफा, बाला फुहारे वाला, जिले बादशाह वगैरह, और एक साथ जंगीर लंबा था गालबन, फायरिंग करके उसको हलाक कर देते हैं। उसके 302 के मुकदमे की FIR जो है ना टीपू पे और इन सब पे दर्ज हो जाती है। बिल्ले को जब पता लगता है ना टीपू के वालिद को, तो वो अपने बेटे को क्लियर करवा लेता है, और टीपू क्लियर हो जाता है। बाला फुहारे वाला जेल में आ जाता है, जिले बादशाह अंदर आ जाता है, जंगीरा भी गालबन पकड़ा जाता है। वो बेगुनाह होगा, उसको पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। बाला फुहारे वाला जेल के अंदर जो माहौल बना जाता है ना, वो इस पीक पे था। यानी जेल से 100 फुट ऊंचा जो है ना वो मोराल बना जाता है अपने गैंग का, और अपने इस कत्ल को वो कैश कर जाता है। जेल के अंदर कोई चीज उसके आगे जो है ना नहीं खड़ी होती थी। कोई सुपरिटेंडेंट, कोई अफसर उसकी आंखों में आंखें नहीं डालता था। उस प्रेशर में जब वो रिहा होता है, हनीफा मफरूरी के बाद पेश हो जाता है। जब हनीफा अंदर आता है तो जेल का जो मोराल बाला छोड़ के जाता है, कत्ल तो वही था ना, एक ही कत्ल में सारे आगे पीछे रहे हुए हैं, तो हनीफे को जो है ना जेल वाले और वहीं से उठाते हैं जहां पे बाला छोड़ के जाता है। वो बाहर आया उस कत्ल की पादाश में ना कि हमें क्यों नहीं पहलवान ने मुंह लगाया, या हमें क्यों नहीं क्लियर कराया। अब इस वजह से जो है ना उन्होंने फिर आगे सोचा कि हम जो है ना इसको नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्ला ट्रक्का वाला के अड्डे पर होने वाले एक झगड़े में टीपू का कजन जिम्मी जख्मी हो जाता है, जिसके बाद टीपू के गनमैन वहीदिया नाम के गैंगस्टर के भाई को जख्मी कर देते हैं। इसी मामले को रफा दफा करवाने के लिए लाहौर की बड़ी शख्सियात, जिनमें तीफी भट्ट भी शामिल होते हैं, बिल्ला ट्रक्का वाला के अड्डे पर जाते हैं। याद रहे कि तीफी भट्ट लाहौर की इस सबसे बड़ी दुश्मनी का मरकजी किरदार है। इनकी लड़ाई होती है अड्डे के ऊपर ना, वो जिम्मी नामी को टीपू का कजन था, उसको छुरियां लग जाती हैं। उसके बदले में जो है ना अड्डे पे मौजूद जो गनमैन इनके या जो इनके सपोर्टर होते हैं, वो जाके वहीदिया के भाई को मारते हैं और उसको एक फायर लग जाता है। इसकी जो सुलह अंदरून शहर के जो है ना ताकतवर लोग भी इसमें पड़ते हैं, जिसमें मोहतरम तीफी भट्ट साहब, जो कि उस वक्त बड़े, उनको जो है ना एक सियासतदान होने की हैसियत से बड़ी उनको इज्जत की निगाह से देखता था और हूँ। अब नाजरीन वो जो थे ना, उन्होंने जाकर वहां पर इनके अड्डे के ऊपर जो है ना अपने साथ उनके अफराद भी थे, बाकायदा खाने पके हैं, इनकी दावत हुई है, और तीफी भट्ट साहब जो थे इन्होंने जाके
उनके डेरे पे जो जानवर परिंदे वगैरह उनको जाकर देखा है, पिंजरे खोल के उनको दिखाए गए हैं, जिस तरह आने वाले गेस्ट को उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। सुलह हो गई, मामला रफा दफा हो गया। अब यहां से जो है ना काम स्टार्ट हुआ है, बिल्ला ट्रकों वाला की समझ लो बर्बादी का आगाज हुआ है। एक मकाम था कि जहां दोनों जानिब से सुलह अपने हतमी और इख्तितामी मराहिल पर थी, लेकिन उस वक्त के सहाफी दोस्त ये बताते हैं कि पुलिस ने अपना किरदार अदा नहीं किया और इस दौरान हनीफा और वहीदियां भोला सुनहरा नाम के गैंगस्टर से मिल गए और यहीं से गैंग वॉर का बाकायदा आगाज हुआ। देखें, बात यह है कि जब आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रका वाले का बाप अमीरुद्दीन बिला ट्रका वाला की दुश्मनी चल पड़ी हनीफ उर्फ हनीफा के साथ, उसकी दुश्मनी डायरेक्टली कोई नहीं थी। असल वो गनमैन था और आना जाना था अड्डे में। जब बिला ट्रका वाला का बेटा आरिफ अमीर जरा जवान होता है तो वो अपने बाप की चीजों को हैंडल करना शुरू कर देता है। वो पसंद नहीं करता कि हनीफ उर्फ हनीफा यहां पर यानी कप्तान की सूरत में मेरे बाप का खेल रहा है, वो कहता है कि मैं कप्तान हूं। वो वहां से तनाजा उठता है। जब तनाजा पहली दफा आरिफ अमीर उर्फ टीपू का हनीफे से चलता है तो बिला ट्रका वाला सुलह भी करवाता है और कहता है तुम दोनों मेरे बच्चे हो। यहां से मामले को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जब ये लड़ाई बढ़ती है तो फिर आपको याद होगा ऐवान अदल में टीपू पर कातलाना हमला होता है तो 5 अफराद वहां पर कत्ल हो जाते हैं। टीपू मजिस्ट्रेट के कमरे में चला जाता है और बच जाता है। जब टीपू बच जाता है तो वापस अपने अड्डे पर आता है तो उसको बहुत रंज होता है कि मेरे 5 बेस्ट फ्रेंड जो है वो मर्डर हो गए हैं। फिर वो पुलिस के साथ मिलकर एसपी सिटी होते थे, एक डीएसपी होते थे, अब मरहूम फौत हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी जरा बड़ी अल्लाह की रहमत थी उस मौके पे, जो मर्जी करवा लो उनसे। लिहाजा वो शालमी चौक में जाकर वो पुलिस वाले, वो एसपी सिटी जो थे, वो रेड करते हैं और शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफे की खवातीन को लेकर थाने चले जाते हैं। अब जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये आपस की लड़ाई तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी खवातीन थाने चले जाए तो ये पागल हो जाते हैं। अब ऐवान अदल का वाकया, ऐवान अदल के बाद अब ये काम बढ़ गया हुआ है। अब ये नाजी भट्ट, भोला सुनियारा, ये गैंग बढ़ता जा रहा है। ये सारा गैंग उन 4 अफराद जो मैं आपको पहले गिना चुका, बिल्ला ट्रका वाला, अलियास, बॉर्डर, पीला पलवान, उनके मुकाबले में यंगस्टर का वो बुजुर्ग है। ये यंगस्टर जो है ये सारे एक अलग ग्रुप में शामिल होते जाते। इनके साथ तीफी भट्ट साहब, गोगी भट्ट साहब, ये सारा ग्रुप अलग हो गया। तीफी भट्ट साहब के साथ मेन अहम आदमी मलक एहसान, जो उनका सारी जिंदगी का काम उनके करता था। और जब भी तीफी भट्ट साहब गुस्से में आते थे तो वो एक फिक्रा जरूर कहते थे। तीफी भट्ट कहते थे, इकरारुल हसन, ये अगर इसको समझ नहीं आ रही तो इसका नक्शा खींच दो। अगर उसने कह दिया कि नक्शा खींच दो तो 72 घंटे में फिर नक्शा खींचा जाता था। अच्छा, इस ग्रुप में जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती है, सबसे पहले इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। मैं आपको ये खबर देता हूं कि लाहौर पुलिस भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक हिस्सा जो होता है वो तीफी भट्ट के साथ चला जाता है, एक हिस्सा जो होता है वो इस तरफ चला जाता है बिल्ले ट्रक्का वाला के साथ। अच्छा, इसी दौरान में बिल्ला ट्रक्का वाला के साथ बिल्कुल करके एक होटल होता है, उसे कहते हैं खादम होटल। ये खादम होटल जो है ये भी एक बड़ी मारूफ शख्सियत का है। वहां पर भी ये एक बंदे को झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व कराते हैं। यानी इस तरह की गेम चलते चलते इतना खौफनाक होता है कि बिल्ला ट्रक्का वाला जो है वो कत्ल हो जाता है, किसी और से नहीं, उन लोगों से जो इनके अपने होते हैं, हनीफा और बाबा। बिल्ला ट्रका वाला हनीफा को पालतू उसने रखा हुआ था और हनीफा ही उसकी मौत का मौजब बना। बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे टीपू ट्रक्का वाला की मौत इस दुश्मनी का सबसे हैरत अंगेज मोड़ है। जब टीपू ट्रक्का वाला को दुबई से वापसी पर लाहौर की एयरपोर्ट की पार्किंग में किराए के कातिल ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कहा यह जाता है कि टीपू ट्रक्का वाला को मरवाने में उसके अपने हिफाजती हिसार के कुछ लोग भी शामिल थे, वरना यह मुमकिन नहीं था कि एक शख्स को लाहौर की महफूज तरीन जगह यानी एयरपोर्ट की पार्किंग में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता। आरिफ अमीर टीपू के जब वालिद मर्डर हो गए हनीफ उर्फ हनीफा के साथ की वजह से, आरिफ अमीर उर्फ टीपू जो था वो बहुत मोहतात हो गया था। वो घर से बहुत कम निकलता था और जब निकलता था एक 4-5 वीगो डाले, 150 गनमैन, एक बड़ी तादाद में बड़ी मुश्किल से बुलेट प्रूफ गाड़ी, जैकेटें, जो बुलेट प्रूफ जैकेटें होती है सारी पहन शहन के निकलता था।
लेकिन इसके बावजूद चूंकि इश्तिहारी जो थे उसके बाप वाले, जिनमें वाहिद और वीदियां टॉप था, उसका छोटा भाई पिंकी वो बाहर चला गया था लंदन अमेरिका, ये सारे कुछ लोग कबाइल में जाके छुप जाते हैं। तो वो अटेम्प्ट तो करते हैं टीपू को मारने के लिए, बेशुमार अटेम्प्ट। एक गाड़ी शाह आलम चौक में आरिफ अमीर टीपू के अड्डे में दाखिल होती है और अंधाधुंध फायरिंग कर देती है। टीपू भागकर एक ट्रक के पीछे छुपता है जिस पर ट्रक भी छलनी कर दिया जाता है, लेकिन कुदरत खुदा की कि उस दिन टीपू बच जाता है। टीपू ऐवान अदल अपनी तारीख पे जाता है तो वहां उस पर फायरिंग हो जाती है, 5 बंदे मर जाते हैं मजिस्ट्रेट के कमरे में, टीपू फिर बच जाता है। टीपू की गाड़ी पे शालमी चौक से गुजरा है, फिर फायरिंग हो गई। लंबी कहानी है, ऐसी अटेम्प्ट्स कई कहानी है। बिल आखिर कहीं पे मामला जब टीपू को नहीं मारा जा सका तो फिर दुबई से जब लाहौर एयरपोर्ट आया तो ये सबको पता था कि जब वो एयरपोर्ट आएगा तो उसके गनमैन एयरपोर्ट पे नहीं होंगे। जिन पुलिस अफसरान को जो है ना अपना बड़ा सगा समझता था ना, वो ही पुलिस अफसरान जो है ना इसके सारे प्लान में शामिल होते थे, इसकी सिक्योरिटी को जो है ना लीक कर देते थे। खालिद चिट्टा जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि वो गोगी भट्ट साहब का राइट हैंड था, आप यकीन करें इस पूरी FIR जो ऐवाने अदल वाली है ना, उसमें ना गोगी भट्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, ना उसमें शफकत बग्गे की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, ना अबद बॉक्सर का कोई रोल था, ना तीफी भट्ट साहब की कोई इसके अंदर ना इन्वॉल्वमेंट थी। वो उन्होंने पर्चा दर्ज करवा दिया मुखालफत बेस पे। असल कातिल कौन निकले? आमिर बोड़ा और मुबीन भट्ट। और प्लानर कौन निकला? खालिद चिट्टा। मौत की काज या हमले जो 5 पुलिस वाले मर गए ऐवाने अदल, वजह क्या थी? खालिद चिट्टा ये चाहता था, ये ऑन एयर बताने लगा आपको कि लोग इस तरह घात लगाकर बैठे होते हैं। खालिद चिट्टा जो है ना वो ये चाहता था कि 5 पुलिस वाले, ये टीपू अगर मर जाएगा ना तो इसके मरने के बाद लाहौर जो है ना खाली हो जाएगी पिच, मैं अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन बन जाऊंगा। इसके कत्ल की FIR गोगी ब्रादरन या तीफी भट्ट साहब के ऊपर हो जाएगी, वो भाग जाएंगे। इतने ताकतवर लोग, उसको पता था पर्चा किन के ऊपर दर्ज होना है। आप यकीन करें मारने वालों को ये पता ही नहीं कि ये हमला टीपू पे करने जा रहे हैं। मुबीन भट्ट और आमिर बोड़ा जेल के अंदर, मैंने इन लोगों से पूछा हुआ है, वो कहते हैं हमें कुरान पे हाथ रखवा, खालिद चिट्टा मिसगाइड कर गया। वजह क्या थी कि FIR मुखालफों पे हो जाएगी, लाहौर खाली हो जाएगा। मैं यानी इस इतने ताकतवर बंदे को इस प्लान से मरवाया जा रहा था, वो खुशकिस्मती से बच जाता है। और दूसरे हमले में आप देख लें जो है उसको एयरपोर्ट पे कत्ल कर दिया गया। और बिल आखिर लाहौर की गैंग वॉर की तारीख की इस सबसे बड़ी दुश्मनी में बिल्ला ट्रक्का वाला का पोता और टीपू ट्रक्का वाला का बेटा नौजवान अमीर बालाज टीपू भी कत्ल कर दिया गया, जो बज़ाहिर गैंग वॉर से मुतनफ्फर दिखाई देता था, इस मार धाड़ की दुनिया से अलग थलग नजर आता था, लेकिन आखिरकार वो भी इस खूंखार दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। देखिए, जब ये कहानी चलती है ना अमीरुद्दीन उस बिला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद कि वो कत्ल हो गया, टीपू ट्रक्का वाला वो भी कत्ल हो गया, अब बलाज जो पढ़ा लिखा बच्चा, पौश बच्चा, वो जवान होता है तो वो क्या करे? एक बंदे का बाप अगर कत्ल हो गया है तो वो बलाज को आप, मेरे सामने ये लफ्ज मैंने वीडियो पे सुने हैं कि जिसमें उसने कहा कि मेरे गले में ढोल डाल दिया गया है और मैं ये ढोल बजा रहा हूं। इत्तेफाक ये है कि मेरी आरिफ अमीर टीपू के साथ तो अच्छी लैग थी, तीफी भट्ट साहब को भी मैं जानता हूं, लेकिन बलाज के साथ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं हुई। बलाज मतलब छोटा है इसलिए मैं कभी उससे मिला नहीं और इत्तेफाक है कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बलाज के बारे में जो मैंने सुना है कि वो बहुत सोबर और पढ़ा लिखा और इन तमाम दुश्मनी से जान छुड़ाने के लिए हर वक्त चाहता था किसी तरीके से ये मामला सॉल्व हो जाए। लेकिन हाउ इट पॉसिबल कि उसका बाप का कातिल जेल में हो और जो मरवाने वाले हैं वो भी उसके सामने घूम रहे हो, तो क्या जाके माफी मांग ले या क्या करे? उसको पता था उसने मर्डर हो जाना है, क्योंकि बलाज को मारने वाले जो है वो इतने सोर्सफुल है, इतने तगड़े हैं कि खुदा ना खास्ता बलाज के मुदई जो बना है उसका भाई मसब या जो शहाती बने हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों की भी हिफाजत करे। काम उनसे बहुत ज्यादा वजनदार है। अगर आप इस वारदात को थोड़ा सा देखें तो मैंने चूंकि नेचुरली मैं इसको मैंने क्राइम बीट किया, तो मैं लाहौर की दुश्मनियों के हवाले से मैं कह सकता हूं कि मुझे काफी इल्म है। इस कत्ल में भी शूटर इस्तेमाल हुए हैं और एक शूटर नहीं है, 2 शूटर नहीं है, इसमें कमोबेश 7 शूटर इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप वो फुटेज निकाल के देखें कि बलाज जिस वक्त बाहर जा रहा है, बिल्कुल बाहर जा रहा है, तो उसे एंट्रेंस पे गोलियां मारी गई और जब उसको गोलियां लग रही हैं
तो उसको गोली मारने वाले को भी मारने वाला वहां पे खड़ा है, यानी अपना मुद्दा खत्म करने के लिए कि अगर यह जख्मी हालत में पकड़ा जाता है तो यह बयान ना कर दे। वहीं पर एक और शख्स कर रहा है, जैसे इसको गोलियां लगती हैं फौरी तौर पर आप अगर उस फुटेज को निकाल के देखें, बेइंतहा फायरिंग शुरू हो जाती है। वो फायरिंग कौन कर रहा है? औरतों की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। वो फायरिंग बेसिक वो लोग कर रहे हैं जो शूटर के साथ हैं, जो फौरी तौर पर उस शूटर को मारते हैं ताकि मुद्दा खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो फायरिंग करके इतना खौफ फैल जाता है कि वहीं से वो भी निकलते हैं बाहर, एक ब्लैक कलर का डॉलर जिसमें बैठते हैं, और फिर उस डॉलर में बैठते हुए वो इतनी फायरिंग करते हैं कि वहां से वो गायब हो जाते हैं। लाहौर में गैंग वॉर की इस लड़ाई में अमीर बालाज टीपू का कत्ल सबसे ज्यादा तकलीफ दे और दुख देने वाला मरहला था, जहां एक पढ़ा लिखा, बाशऊर और गैंग वॉर से मुतनफ्फर नौजवान इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। लेकिन सवाल यह है कि कई दिहाइयों तक फैली हुई इस दुश्मनी में इंतजामिया, हुकूमत, एजेंसियों और पुलिस का क्या किरदार रहा। और सवाल यह भी है कि क्या अमीर बालाज टीपू का कत्ल इस दुश्मनी का आखिरी कत्ल होगा, या यह दुश्मनी और गैंग वॉर अभी मजीद जानों की कुर्बानियां भी मांगेगी। कई दफा कहा था यार सुलह, कई दफा कहा उसने, हम तक पहुंची ये बात कि यार सुलह करो। किस चक्कर में पड़ गए हम लोग? इसीलिए मुल्क से बाहर गया था, वो नहीं बैठता था किसी के साथ। ये मामला पता नहीं इसके पीछे क्या है, क्यों किया गया। जब दुश्मनदार या बदमाश या लठैत या डेरेदार सुकून से बैठ जाता है ना 8-10 साल, तो दोबारा वो बदमाशी की लाइन में वापस नहीं आता। वो तो मार दिया गया, अब किसी नए बलाज की शामत नहीं आनी चाहिए। ऐसा जरूर होना चाहिए कि हम किसी नए बलाज को इस तरह तड़पता ना देखें। रियासत जो है ये मैं समझता हूं उसके फ्राइज में शामिल है कि अगर किसी जगह मंशियात फरोशी हो रही है तो एसएचओ जाकर देखता है ना। अब डीएसपी या इलाके के एसपी को पता होता है कि ये दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं और अक्सर क्रॉस फायरिंग रहती है, उसका बंदा उस दूसरे की टांग पे फायर मार देता है या उसके दिमाग में फायर मार देता है। तो इनको मामलात को सॉल्व करना बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि रियासत भी कई दफा ना तमाशा का देख रही होती है। रियासत को भी कई दफा यह चाहिए होता है कि एक यूनियन